पुराने समय की बात है। एक गांव में रहते थे श्रीमान दामोदर शास्त्री। दामोदर शास्त्री जी बड़े ही विद्वान और कवि आदमी थे। आसपास के इलाकों में उनकी बहुत ख्याति थी। एक बार शास्त्री जी मिथिला से अपने गांव जा रहे थे। पैदल का रास्ता था तो उन्हें रुक रुक कर विश्राम करना पड़ता। रास्ते में खाने पीने के लिए उनके पास थोड़ा सा सत्तू और लड्डू थे। उस दिन कड़ी दोपहरी पड़ रही थी। शास्त्री जी पसीने से तरबतर थे। रास्ते में एक बहुत ही सुंदर जलाशय पड़ता था जिसके आसपास कई छायादार वृक्ष थे। ऐसा मनोरम स्थान किसी भी पथिक की थकान को दूर करने में सक्षम था। तब शास्त्री जी वहां पहुंचे तो उनका हृदय प्रसन्न हो गया। वहां पर एक वृक्ष के नीचे वो आराम करने के लिए बैठ गए। उनका विचार था कि पसीना सूखने के बाद वह स्नान करेंगे। लेटते ही उन्हें गहरी नींद आ गई। शास्त्री जी काफी देर तक सोए रहे। उसके बाद उन्होंने जागकर स्नान किया और फिर लोटे में पानी भरकर सत्तू घोलने लगे। फिर थैले में से 2 लड्डू निकालकर सामने रखे ही थे। अभी वह खाने ही जा रहे थे कि सामने से एक थका हारा, पसीने से लथपथ, लड़खड़ाता हुआ एक आदमी आता दिखाई दिया। आने वाला वह यात्री शाही वस्त्रों से सुसज्जित था। आओ भाई, बहुत दूर से पैदल आ रहे लगते हो। शास्त्री जी ने बड़े ही अपनेपन से कहा। आओ बैठो, पहले पसीना सुखा लो। जब उसका पसीना सूख गया तो शास्त्री जी ने उसे सत्तू पीने को दिया, जिसे बड़ी ही कृतज्ञता से उसने पिया। दोनों का आपस में परिचय हुआ। संयोग से नाम से दोनों ही एक दूसरे से परिचित थे। आपका बहुत नाम सुना है शास्त्री जी, जो कि मगध का राजकुमार चंद्रदत्त था। वो बोला, मगध के दरबार में आपकी विद्वता के बहुत ही चर्चे होते हैं। धन्य है मिथिला, जहां पर आप जैसे मनुष्य का जन्म हुआ। राजकुमार, प्रभु की कृपा से आप सबका सम्मान प्राप्त है और मैं इसके लिए सदैव आपका आभारी हूँ। शास्त्री जी आगे बोले, आप बताएं कि आप इस जंगल में पैदल कहाँ से चले आ रहे हैं। शास्त्री जी, मैं अपने अश्व पर सवार होकर कुछ साथियों के साथ शिकार खेलने निकला था। एक हिरण का पीछा करते करते मैं अपने साथियों से बिछुड़ गया। हिरण एक घने जंगल में प्रवेश कर गया। मैं उसके पीछे था। हिरण तो गुम हो गया था और मैं एक सरोवर देखकर रुक गया। मैं और मेरा घोड़ा दोनों ही प्यासे थे। मैंने अश्व को पानी के लिए छोड़ा, पर उस जलाशय में एक बहुत ही विशाल मगरमच्छ था जिसने मेरे घोड़े को दबोच लिया। ओह बेचारा घोड़ा! मैंने बहुत प्रयास किया पर घोड़े को ना बचा सका। चंद्रदत्त उदास स्वर में बोला, हार कर मैं वहां से चल पड़ा और यहाँ आ पहुंचा। बहुत कष्ट पाया राजकुमार आपने तो। खैर, सब प्रभु की इच्छा से होता है। आप कुछ खा लीजिए। शास्त्री जी ने बड़े ही प्रेम से चंद्रदत्त को 2 लड्डू दिए और स्वयं भी 2 लड्डू निकाले और खाने के बाद पानी भी पी लिया। उसके बाद दोनों लेट गए और बतियाने लगे। चंद्रशेखर अपने राज्य के विषय में बता रहा था। अचानक शास्त्री जी की दृष्टि सरोवर के किनारे पर बैठे एक कौवे पर पड़ी। कौवा बड़ी ही विचित्र हरकत कर रहा था। वह अपनी चोंच को पत्थर पर घिस रहा था। बार बार पानी में चोंच भिगोता और पत्थर पर घिसता। अचानक ही शास्त्री जी के मन से कविता की 2 पंक्तियां निकल गई। वो बोले, घिसता है रुक रुक लगाता पानी, तेरे मन की बात कालिए मैंने सब कुछ जानी। राजकुमार चंद्रदत्त ने आश्चर्य से शास्त्री जी को देखा। अरे शास्त्री जी, असमय और असकमात आप कविता पाठ कैसे करने लगे? सत्य ही आपकी प्रशंसा दूर दूर तक होती है। आप तो सचमुच एक बहुत ही अच्छे कवि हैं। अरे राजकुमार जी, मैं उतना अच्छा भी कवि नहीं हूँ। मुझे तो उस कौवे की चतुराई देखकर अनायास ही यह पंक्तियां याद आ गईं। फिर भी यह रचनात्मक और अनूठा दृश्य है और आपकी पंक्तियां भी बिल्कुल सटीक और अर्थपूर्ण हैं। कृपया करके पुनः दोहराइए। मैं इन्हें याद रखना चाहता हूँ ताकि स्मरण रहे कि मैं आपसे भेंट कर चुका हूँ। शास्त्री जी ने पंक्तियां फिर से दोहराई, जिन्हें चंद्रदत्त ने रट लिया। फिर दोनों ने विदा ली और अपने अपने मार्ग चल पड़े। चंद्रदत्त मगध पहुंचा तो उसने शास्त्री जी की वह पंक्तियां एक दीवार पर लिख ली और यदा कदा
उन्हें गुनगुनाता रहता। उसे उन पंक्तियों में कवि की कल्पना की अभिव्यक्ति दिखाई देती थी। किस प्रकार एक कौवे के कौतुक को देखकर कल्पना में कवि ने सुंदर पंक्तियां रच दी थीं। चंद्रदत्त एक योग्य और प्रजावत्सल राजकुमार था। मगध का भावी राजा था। मगध नरेश अब वृद्ध हो चुके थे। शीघ्र ही वो चंद्रदत्त को राज्य की बागडोर सौंप देना चाहते थे, परंतु यह कार्य खुशी से संपन्न ना हो सका। मगध नरेश की अकस्मात ही मृत्यु हो गई। युवराज चंद्रदत्त को राज्य की बागडोर संभालनी पड़ी। दूसरी तरफ कुछ कुटिल और चालाक मंत्री मगध की सत्ता को हथियाने के लिए षड्यंत्र रच रहे थे। वे नए राजा चंद्रदत्त की हत्या की योजना बना रहे थे। राज्य का शाही हजाम गोपाल नाई भी इस षड्यंत्र में उनके साथ था। कुटिल मंत्री ने गोपाल को अपने पास बुलाया और कहा, गोपाल, यही उचित समय है कि हम मगध की सत्ता में परिवर्तन कर सकते हैं। भूतपूर्व राजा के समय में हमने बड़े ही घोटाले किए हैं। अब चंद्रदत्त को उनके बारे में पता लग गया तो वो हमें कारागार में डाल देगा। वह बहुत ही दूरदर्शी और युवा राजा है। प्रजा पर उसका बहुत ही प्रभाव भी है। षड्यंत्रकारी मंत्री ने चिंतित स्वर में कहा, इसीलिए शीघ्र ही उसे परलोक के लिए विदा कर देना चाहिए। आप निश्चिंत रहें मंत्री जी, वो काला भुजंग गोपाल नाई बोला। जल्दी ही मुझे चंद्रदत्त की सेवा में जाना होगा। वहां मैं उसकी दाढ़ी बनाऊंगा और मेरा पैना उस्तरा एक झटके में ही आपकी समस्या दूर कर देगा। शाबाश, हम तुम्हें इतना पुरस्कार देंगे कि तुमने कल्पना भी ना की होगी। अब मैं चलता हूँ। किसी ने देख लिया और चंद्रदत्त को बता दिया तो मेरी जान मुश्किल में पड़ जाएगी। गोपाल नाई वहां से चला गया। इस षड्यंत्र से अनजान परंतु व्यवस्था में फैले हुए भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए चंद्रदत्त नए नए नियम बना रहा था। वह सभी भ्रष्ट अधिकारियों को अपने मंत्रिमंडल से निकालना चाहता था और एक दिन चंद्रदत्त ने गोपाल नाई को बुला भेजा। गोपाल नाई तो बहुत ही प्रसन्न हुआ। वह इसी अवसर की प्रतीक्षा में कई दिनों से था। आज उसका और उसके साथियों का मनोरथ पूरा जो होने वाला था। यही सब सोचकर वह कुटिल नाई अपने पैने उस्तरे को लेकर राजमहल में पहुंचा, जहां चंद्रदत्त उसकी प्रतीक्षा में था। महाराज की जय हो, कई रोज बाद सेवक को याद किया है। समय का अभाव है गोपाल। राज्य में कुछ अराजक लोगों ने भीतरी उत्पात मचा रखा है। सबको उसका दंड देकर ही चैन आएगा। महाराज, क्या आप जानते हैं कि वो एहसान फरामोश लोग कौन हैं? हमारे गुप्तचर इसी कार्य में लगे हैं। तुम जरा शीघ्र अपना कार्य करो। गोपाल ने पानी लेकर अपने उस्तरे को भिगोया और अपने पत्थर पर उसे घिस घिस कर उसकी धार तेज करने लगा। तभी वहां एक गुप्तचर आया, जिसने राजा चंद्रदत्त के कान में कुछ गुप्त रूप से मंत्रणा की और वहां से चला गया। गोपाल नाई कुछ सुन तो नहीं सका, परंतु उसके मन में शंका हो उठी। उसे अपना कार्य शीघ्र ही कर देना चाहिए। उसने अपने उस्तरे की धार देखी, उसे पानी में भिगोकर पुनः घिसा। तभी राजकुमार चंद्रदत्त अनायास ही कह उठे, घिसता है, रुक रुक लगाता पानी, तेरे मन की बात कालिए मैंने सब कुछ जानी। ये पंक्तियां सुनते ही नाई के हाथ से उस्तरा छूट गया। वह कंप कपा गया। उसे लगा कि अभी अभी गुप्तचर आया था और वो उसी के बारे में कुछ कहकर गया है और राजा को सब कुछ पता चल गया है। अब उसके प्राण नहीं बचने वाले, मृत्यु दंड निश्चित है। वह तत्काल ही उस्तरा छोड़कर राजा चंद्रदत्त के पैरों में लिपट गया और बिलख कर रोने लगा। क्षमा महाराज, क्षमा, मैं लालच में आ गया था। लालच ने मुझे अंधा कर दिया था और मैं षड्यंत्रकारियों के साथ हो लिया। मैं नहीं जानता था कि आप इतनी शीघ्र ही जान जाएंगे। राजा चंद्रदत्त उस समय हक्के बक्के थे, क्योंकि उन्होंने उस समय तो शास्त्री जी की तरफ से कही हुई कविता की पंक्तियां ही दोहराई थी। वो अपने आप को संभालते हुए नाई से बोले, उठ और साफ साफ बता क्या बात है। महाराज, आज मैं इस उस्तरे से आपके प्राण लेने आया था, परंतु आप तो सब कुछ जान ही गए हैं। आपने कविता कहकर बता दिया कि आपसे कुछ नहीं छुपा। मुझे क्षमा करें महाराज, मैं बहक गया था। क्षमा चाहता है तो शीघ्र अपने साथियों का नाम बता।
नाई ने तोते की तरह सारी जानकारी बता दी। राजा ने तत्काल सैनियों को बुलाकर षड्यंत्रकारियों की गिरफ्तारी के आदेश दे दिए गए। सारे शत्रु बंदी बना लिए गए और भरे दरबार में प्रजा के सामने नाई को साक्षी बनाकर सबका भेद खोल दिया गया। चंद्रदत्त ने सबको बंदी गृह में डलवा दिया और नाई को राज्य से बाहर निकाल दिया। जब वह इन सारे कामों से निवृत्त हुआ तो सोच में पड़ गया। आज एक कविता ने उसका जीवन ही नहीं बल्कि उसके शत्रुओं को भी सदैव के लिए मार्ग से हटा दिया था। वह कविता तो जैसे जीवनदायिनी थी। आज उसका हृदय शास्त्री जी के प्रति और भी कृतज्ञता से भर उठा था। वह उनके दर्शन के लिए ललायित हो उठा और अगले ही दिन चंद्रदत्त अपने कुछ विश्वसनीय साथियों को लेकर पंडित जी के गांव पहुंच गया। जब मगध की शाही सवारी शास्त्री जी के घर के सामने रुकी तो सारा गांव आश्चर्य में पड़ गया। शास्त्री जी ने मगध नरेश और उनके साथियों का भरपूर स्वागत किया। फिर मगध नरेश ने एकांत में उनसे बात करने की इच्छा जाहिर की। दोनों एकांत में पहुंचे। शास्त्री जी, यह तो मैं जानता था कि आप विद्वान हैं, परंतु मुझे यह अब पता चला कि आप में कोई अलौकिक शक्ति है। चंद्रदत्त सआभार बोला, आपकी एक कविता मात्र ने मेरा उद्धार कर दिया, बल्कि मुझे भविष्य के बारे में चेतावनी भी दी। आज उसके कारण ही मैं आपके समक्ष जीवित हूँ। मैं समझा नहीं महाराज, शास्त्री जी मुस्कुराते हुए बोले। तब चंद्रदत्त ने अपने साथ घटे घटनाक्रम को सुनाया। शास्त्री जी भी आश्चर्यचकित रह गए। महाराज, यह तो काली माँ की असीम अनुकंपा आप पर हुई है। यह आपकी उदारता है कि आप इसका श्रेय मुझे दे रहे हैं। शास्त्री जी, मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ कि आप जैसे परम विद्वान ने मेरा जीवन बचाया और मेरे शत्रुओं को साफ करने में मेरा सहयोग किया। यह तो सब ईश्वर का चमत्कार है। शास्त्री जी, मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ। आदेश करें मगध नरेश। आप मेरे साथ मगध चलिए। मैं आपको अपने राज्य में प्रधानमंत्री बनाकर मगध की प्रगति का स्वप्न देखना चाहता हूँ। महाराज, यह सम्मान आपने मुझे दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ, परंतु मैं आपकी ये सेवा करने में असमर्थ हूँ। मैं अपनी जन्मभूमि मिथिला का ऋणी हूँ और इस ऋण को उसकी सेवा करके चुकाना चाहता हूँ। मुझे कोई अन्य आदेश करें। धन्य है मिथिला, जहाँ आप जैसे विद्वान और देशभक्त ने जन्म लिया। मैं आशा करता हूँ कि आप एक विद्वान होने के नाते आवश्यकता पड़ने पर मेरी सहायता और मार्गदर्शन के लिए अवश्य ही आएंगे। अवश्य राजन, यह तो मेरा सौभाग्य होगा। तत्पश्चात राजा चंद्रदत्त ने शास्त्री जी को ढेरों उपहार दिए और वापस अपने राज्य मगध लौट गए। हंसपुर गांव में काफी समय से बारिश नहीं हो रही थी, जिस वजह से गांव में सूखा पड़ रहा था। लोगों को पीने के पानी की बहुत ही दिक्कत हो रही थी। गांव के लोग दूसरे गांव से पानी लाकर कुछ दिनों तक अपना काम चलाते रहे, लेकिन बाद में दूसरे गांव से भी पानी मिलना बंद हो गया। पूरा गांव पानी की कमी से परेशान हो गया। सारे गांव वाले मिलकर गांव के मुखिया के पास गए और मुखिया से एक कुआं खुदवाने की बात करने लगे, जिससे कि गांव के लोगों को सूखे की हालत में भी पीने लायक पानी तो मिल ही जाए। परंतु गांव का मुखिया तेजपाल बहुत ही कंजूस किस्म का आदमी था। वो लोगों की भलाई के लिए पैसे खर्च करने से बचता था। मुखिया ने अपने कंजूस स्वभाव के कारण कुआं खुदवाने से साफ मना कर दिया। उसका कहना था कि कुआं खुदवाने में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होंगे और अभी उसके पास धन की व्यवस्था भी नहीं है। गांव के लोग मुखिया की इस बात से काफ़ी निराश हुए। उन्हें पता था कि पंचायत के कामों के लिए धन की व्यवस्था तो है, परंतु मुखिया ही धन खर्च करने में कंजूसी कर रहा है। खैर, सारे गांव वाले वापस लौट गए। उसी गांव में एक आदमी रहता था, चंद्र प्रकाश। गांव वाले उसे चंदू कहते थे। चंदू एक तेज और चतुर आदमी था। उसने बाकी गांव वालों से कहा कि मुखिया अगर कुआं खुदवाने का काम नहीं करवा रहा तो हमें खुद आगे बढ़कर इस काम को करना चाहिए।
हम सब मिलकर कुआं खोदने के काम में लग जाते हैं। तब गांव के एक व्यक्ति ने कहा, भाई चंदू, कुआं खोदने का काम कोई आसान काम नहीं है। ना जाने कितनी गहराई पर पानी निकलेगा और ये कोई 2-4 दिन का काम भी नहीं है। इस काम में कई हफ्ते या महीने भी लग सकते हैं। उसने आगे कहा, और हम सब में से किसी ने पहले कुआं खोदने का काम किया भी नहीं है। तब चंदू ने कहा, अरे भाई, तुम सब चिंता मत करो, बस मैं जैसे कहता हूँ वैसे करो और कुएं का काम बस शुरू ही कर दो। खैर, गांव वालों के पास कोई और रास्ता तो था नहीं। उन सब ने चंदू की बात मान ली और कुएं की खुदाई का काम शुरू कर दिया। कुएं की खुदाई का काम खुद गांव वाले कर रहे थे। ये बात मुखिया तेजपाल तक पहुंची। उसे पता था कि कुआं खोदना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए वो मजदूर चाहिए जो कुआं खोदने में माहिर हों। खैर, कुएं की खुदाई शुरू करने के बाद एक एक करके दिन बीतने लगे। 2 दिन, 4 दिन और करते करते 1 हफ्ता बीत गया। लेकिन कुएं की खुदाई बहुत ही धीमी रफ्तार से चल रही थी। ये भी नहीं पता था कि कितनी गहराई पर पानी निकलेगा। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे, गांव वालों की हिम्मत भी टूटती जा रही थी। जब 10 दिन बीत गए और कोई नतीजा सामने नहीं आया, तो कुएं की खुदाई करने वाले गांव वालों ने खुदाई का काम रोक दिया। उनका कहना था कि कुआं खोदना उनके बस की बात नहीं है। चंदू ने सबकी हिम्मत बढ़ाने की बहुत ही कोशिश की, लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। उसी दिन सब गांव वालों ने कुएं का काम बीच में ही छोड़ दिया और अपने अपने घरों को वापस लौट गए। ये बात भी गांव के मुखिया तेजपाल तक पहुंची तो वो मन ही मन में बहुत खुश हुआ। अगली सुबह जब कुछ गांव वाले उस कुएं के पास से गुजर रहे थे, तो उन्हें कुएं में से कुछ अजीब सी महक आ रही थी। उस महक का पता लगाने के लिए जब उन्होंने कुएं के अंदर झांक कर देखा, तो जो नज़ारा उनके सामने था उसे देखकर उनके होश उड़ गए। कुएं में से आ रही महक कुछ और नहीं बल्कि कच्चे तेल की थी, जो उस कुएं में से रिस रहा था। कुएं की सतह पर कच्चा तेल तैर रहा था। इसका मतलब ये था कि इस कुएं के नीचे कच्चे तेल का भंडार होगा। कुछ ही मिनटों में ये बात पूरे गांव में फैल गई कि गांव में तेल का कुआं है। ये बात उड़ते उड़ते मुखिया तेजपाल तक भी पहुंच गई। तेजपाल जितना कंजूस था उतना ही लालची भी था। उसने बिना एक भी पल गवाए उस कुएं की खुदाई के लिए मजदूर बुलाए और कुएं की खुदाई पूरी रफ्तार के साथ शुरू कर दी। दिन रात कुएं की खुदाई का काम चलने लगा। मुखिया को पूरी उम्मीद थी कि इस कुएं में से तेल निकलेगा तो वो माला माल हो जाएगा। परंतु जब कुएं की खुदाई का काम पूरा हो गया तो तेल की जगह पर पानी निकलने लगा। गांव वाले कुएं में से निकलते पानी को देखकर खुशी के मारे नाचने लगे, जबकि मुखिया जी अपना सर पकड़कर बैठ गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि जिस कुएं से तेल निकलना चाहिए था उसमें पानी कैसे निकल रहा है। असल में ये पूरी करामात चंदू की थी। जिस दिन गांव वालों ने निराश होकर कुएं का काम बंद कर दिया था, उसी रात को चंदू ने 2-3 पीपे कच्चे तेल के उस कुएं में गिरा दिए थे, जिससे कि गांव वालों और मुखिया को लगा कि कुएं में से कच्चा तेल रिस रहा है। बस अपनी इसी तरकीब से चंदू ने पूरे गांव की पानी की समस्या को हल कर दिया। परंतु चंदू ने यह सारा मामला सिर्फ अपने तक ही रखा और किसी को नहीं बताया। उस दिन के बाद से पूरे गांव की पानी की समस्या हल हो चुकी थी। अब अगर गांव में बारिश कम भी होती तो भी गांव वालों को पीने के पानी की दिक्कत नहीं होती थी। चंदू ने अपनी समझदारी और चालाकी से गांव के कंजूस मुखिया से भी काम करवा लिया।